Okay, people, we will continue with food security of India. वेदांत, मैंने बोला था ना भाई साहब, आपका अगर रूरल एरिया है, इफ इट इज़ बेसिकली अ रूरल एरिया, तो बिलो पॉवर्टी लाइन को कैसे क्लासिफाई करते हैं हम? बीपीएल। रूरल एरिया में कैसे बोलेंगे कौन बिलो पॉवर्टी लाइन है? हाँ क्या सर? हाँ, कार्ड से बिलो पॉवर्टी लाइन को कैसे क्लासिफाई करेंगे इन अ रूरल एरिया एंड इन अर्बन एरिया? आपने मतलब वीडियो देखा ही नहीं है? नहीं, हो ही नहीं सकता, ये कवर हुआ है। ये लोग हाथ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये लोग अटेंड कर रहे थे, इसलिए इनको याद है। आप बताइए सोम। ओके, 1000 रुपीज, 2000, 2100, ये हो गया आपका शहरी इलाके का। और ग्रामीण इलाके का 816 रुपीज और 2400 कैलोरीज के नीचे। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, एपीएल क्या होता है? एपीएल, पिंकी वेट, एपीएल इज व्हाट? बीपीएल इज व्हाट? बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, राशन कार्ड कैसे डिटरमिन करता है? हम एपीएल और बीपीएल को कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे डिटरमिन करेगा पिंकी? पहले जब राशन कार्ड इशू हुआ था, तब क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन था? सबको राशन अवेलेबल है, राइट? ओके, उसके बाद क्या चेंजेस आए? राशन कार्ड पहले जब अवेलेबल हुआ, ठीक है, सो पहले में क्या हुआ भाई साहब? अवेलेबल टू ऑल था ये, ठीक है, टू ऑल था। उसके बाद क्या हुआ? क्या क्या चेंजेस आए आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस में? क्या क्या चेंजेस आए? पहले इट वाज अवेलेबल टू ऑल, देन व्हाट वाज द चेंजेस? एनीवन? नहीं, फिर आया उसके बाद वो तुम्हारा टीपीडीएस हो गया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये टीपीडीएस हुआ। उसके बीच में एक आया था रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या हो गया? पहले इट वाज अवेलेबल टू ऑल, रिवैम्प्ड में क्या हो गया? इट वाज ओनली अवेलेबल टू बैकवर्ड एरियाज में टारगेट किया गया। ठीक है, दिस वाज टारगेटेड टू बैकवर्ड एरियाज। और अभी क्या चल रहा है भाई साहब? आपके इनकम के हिसाब से भाई साहब आपका टारगेट है। ठीक है, सो इनकम को टारगेट किया जा रहा है, इनकम हैज बीन टारगेटेड। तो ये हो गया आपका टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसके तहत क्या हो रहा है भाई साहब? राशन कार्ड के अलग अलग कलर्स हैं, राशन कार्ड हैज डिफरेंट कलर्स, तो इसके भाई साहब डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं और डिफरेंट कलर्स के हिसाब से आपको भाई साहब कंसेशन मिल रहा है। ठीक है, राशन कार्ड का सिस्टम कैसे चलता है? तो जो लोग अलग अलग कार्ड के होंगे, ठीक है, अलग अलग कार्ड के लोग जो लोग होंगे उनको अलग अलग रेट पे राशन मिलेगा। ठीक है, अलग अलग रेट्स पे राशन मिलेगा, जो भी आपका प्राइस रहेगा उसके अलग अलग रेट्स पे प्राइस मिलेगा। ओके 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 पीपल, इफ यू आर एब्सेंट एटलीस्ट टेक द ट्रबल। आप ऐसे तो वीडियो देखते नहीं है, लेकिन अगर आप एब्सेंट है कम से कम तब तो देख लीजिए। मैं किसी की यहाँ पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग में से कोई टॉप कर रहा है और वो मुझे मैसेज कर रहा है, सर आपका वीडियो का ये वाला लेंथ गायब है, ये वाला पार्ट गायब है। सो इन स्पाइट ऑफ ही बीइंग प्रेजेंट for the lecture, he has still taken the trouble of watching the video, and after watching the video he is saying that आपका ना ये वाला पार्ट नहीं आया है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बाद में मैंने देखा वो वीडियो उड़ गया है मेरे से, मेरी गलती थी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसे ही टॉपर नहीं बनता या कोई ऐसे ही स्कॉलर नहीं बनता है, उसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं आपके। आप टॉपर ना बने, कम से कम एवरेज से तो ऊपर आइए। आपका कोई भी अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, कोई भी अटेम्प्ट नहीं हो रहा है। आप बहुत रैशनली इस चीज़ को सोचे। मैं अगर बोलूँगा तो आपको लगेगा कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन कहाँ आपका कोई कंट्रीब्यूशन हो रहा है कि आप थोड़ा सा मीडियोकर से ऊपर आएँ। आपकी मीडियोक्रिटी से आप ही ऊपर आ सकते हैं और कोई आपको ऊपर नहीं ला सकता। अगर मेरे को कोई टॉपर मैसेज कर रहा है कि सर ये वाला, तो पहले तो मैं बोला यार ये क्या हो गया, फिर मैंने पूरा अच्छे से सुना, फिर मेरे को दिखा कि हाँ मेरा एक या दो एक्चुअली ये जो वीडियोज़ रिकॉर्ड होते हैं ये इंस्टॉलमेंट्स में ऐसे रिकॉर्ड होते जाते हैं अपने आप ही। ठीक है, ये ऑन ऑफ में होता रहता है।
तो उसमें से एक पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ या एक पार्ट मेरे से डिलीट हो गया है, बट ही वॉज मैचिंग विथ क्या आपने पढ़ाया है और क्या आपने अपलोड किया है. सो दीज आर थिंग्स दैट बेसिकली डिफाइन एक स्कॉलर या टॉपर में यही और एक एवरेज स्टूडेंट में यही फ़र्क होता है. वो आपसे 10 मिनट ज़्यादा पढ़ रहा है, वो आपसे 4 सवाल ज़्यादा लगा रहा है, वो आपसे ज़्यादा थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है स्टडीज़ में, और कोई फ़र्क नहीं है. आपसे थोड़ा ज़्यादा वो डिटेल्स में जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू मोर डिटेल्स देन यू. सो आज की तारीख में आपके पास ये अवेलेबिलिटी है कि आपके पास वीडियो पहुंच रहा है. किसी कारणवश अगर आप नहीं आ रहे हैं, सी आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनीबडीज अटेंडेंस आउट हियर. मुझे नहीं लगता कि इस बैच में बहुत बड़ा अटेंडेंस का कोई इशू है. आपका अभी तक चल रहा था, अभी तो ठीक है, लेकिन अगर फिर से मेरे को इशू दिखा तो आई विल ऑब्जेक्ट. ठीक है, इस बैच में कोई मेजर एब्सेंटिज्म का इशू नहीं है. अगर मेजर एब्सेंटिज्म का इशू नहीं है दैट्स गुड. ठीक है, लेकिन अगर आप मतलब कभी ऐसे ही एब्सेंट हो जाते हैं तो वाई नॉट कवर इट अप. आप कवर कैसे करेंगे उसको? वो तो आपके हाथ से फिसल जाएगा भाई साहब. एन ऑडियो विजुअल मेथड इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग. मेरे हिसाब से कोई भी ऑडियो विजुअल मेथड वुड बी द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग. ओके, सो यहां पे भाई साहब हम पढ़ें, दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइसेस एंड एनेबल पीपल टू लिव लाइफ विद डिग्निटी. तो नेशनल फूड सिक्योरिटी ऑफ, ठीक है, ये आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइसेस एंड एनेबल पीपल टू लिव लाइफ विद डिग्निटी. ठीक है, डिग्निटी मतलब एक जो जनरल ट्रेंड है उससे हम लिव कर सकें. ठीक है, बिलो डिग्निटी हम ना लिव करें. अंडर दिस एक्ट 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन have been categorized as eligible household for food securities. तो इनमें हमारी कैटेगराइजेशन हो रही है. ठीक है, 75% of the rural population and 50% of urban population have been categorized as eligible households for food security. इनको भाई साहब फूड सिक्योरिटी अवेलेबल कराया जाए. ठीक है, 35 kgs of food grains. Okay, 35 kg of food grains were made available at highly subsidized rate of 2 rupees kg for wheat, 3 rupees kg for rice and 1 kg for coarse grains. ठीक है, तो 35 kg of food grains को अवेलेबल कराया जाता है. 35 kg of food grains were made available at a highly subsidized rate of rupees 2 per kg for wheat, rupees 3 per kg of rice and 1 kg under what? Under NFSA. ठीक है, अंडर NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत भाई साहब, इस एक्ट के तहत ये सारी चीजें अवेलेबल कराई जाती हैं. ठीक है, ओके. स्टेबलाइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स. ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ PDS क्या क्या है भाई साहब? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? ठीक है, स्टेबलाइजिंग प्राइसेस बाय सप्लाइंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन्स ऑफ द कंट्री टू द डेफिसिट वंस. फॉर एग्जाम्पल, आपके बिहार के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो फूड क्राइसिस से हैं, और आपके उड़ीसा के भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो फूड क्राइसिस से गुजर रहे हैं. ठीक है, तो पंजाब में सरप्लस फूड है, इस सरप्लस फूड को यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है. ठीक है, तो ये PDS सिस्टम के तहत, तो PDS सिस्टम ने पहले क्या टारगेट किया था? एरिया वाइज टारगेट किया था. फिर क्या टारगेट किया भाई साहब? आपका पब्लिक के इनकम वाइज टारगेट किया. ठीक है, कुछ को कैटेगराइज किया अबव पॉवर्टी लाइन और कुछ को कैटेगराइज किया बिलो पॉवर्टी लाइन. तो बिलो पॉवर्टी लाइन को सब्सिडाइज्ड रेट में चीज़ों को अवेलेबल कराई. देखिए, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट हेल्प करने की कोशिश करती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल PDS सिस्टम इज समथिंग दैट इज रेलेवेंट इन इंडिया. अगर आप अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं. अगर समझ लो आप एम्प्लॉयड हैं और किसी कारणवश आपकी नौकरी चली जाती है तो आप हो जाते हैं अनएम्प्लॉयड, और इस अनएम्प्लॉयमेंट के चलते भाई साहब आपको अनएम्प्लॉयमेंट के चेक्स मिलते हैं. ठीक है, यू गेट बेसिकली अनएम्प्लॉयड चेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट के चेक्स मिलते हैं आपको. ठीक है, okay, stabilizing prices by supplying food from surplus regions of the country to the deficit ones. तो जहाँ पे excess of food जनरेट हो रहा है वहाँ से हम कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं? जहाँ पे फूड का डेफिसिट है, जहाँ पे भाई साहब फूड का डेफिसिट है, जहाँ पे फूड का डेफिसिट है. ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू कंज्यूमर्स एट लो प्राइसेस. ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू कंज्यूमर्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस. आपका भाई साहब अफोर्डेबल प्राइसेस में कंज्यूमर्स को फूड अवेलेबल कराया जाता है. ठीक है, अफोर्डेबल प्राइसेस में कंज्यूमर्स को फूड, क्योंकि हर एक कंज्यूमर हाई प्राइस में अफोर्ड नहीं कर सकता. तो जैसे मैंने आपको बताया, देखो
इंडिया में गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प कर रही है फूड क्राइसिस को रिजॉल्व करने में, इंडिया में फूड क्राइसिस को रिजॉल्व करने में गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प कर रही है भाई साहब, पीडीएस सिस्टम से, है ना, पीडीएस सिस्टम से हेल्प कर रही है। और अमेरिका में किस तरह से करती है, अमेरिका में देखिए जॉब्स थोड़े से इनसिक्योर होते हैं, मतलब आज है कल नहीं है, आपको कल मतलब जॉब से निकाल दिया गया, तो अगर आप समझ लो 3 महीने से आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ बेनिफिट्स जनरेट होते हैं। ऐसा नहीं कि आप काम उन छोड़ के बैठे हैं, ऐसा नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको जॉब के लिए कोई सिलेक्ट कर नहीं रहा है, ठीक है, आपको जॉब कहीं से ऑफर हो नहीं रहा है और आपने अपने प्रीवियस जॉब में कोई घोटाला नहीं किया होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई घोटाला किया और उन्होंने आपको निकाल दिया, इसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल रहा है। सो इन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब हर वीक आपको राशन खरीदने के लिए एक चेक मिलता है, 2 बोतल दारू मिलती है, ब्रेड मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, वहाँ पे दारू पीना मतलब नॉर्मल है, ठीक है, दे विल कंज्यूम अल्कोहल, तो 2 बोतल आपको दारू मिलेगी प्लस ब्रेड प्लस ये सारी तमाम चीज़ों को कवर करते हुए आपको राशन का एक खर्चा मिलता है। दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, दिस इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से गवर्नमेंट वेलफेयर या फूड क्राइसिस को रिजॉल्व कर रही है। क्लियर है? हाँ, अगर ये जो बंदा है जो खाना दे रहा है सामने वाले को, अगर उसने 1 किलो के नाम पे आधा किलो दे के बोला 1 किलो है, नहीं वो तो रीडिंग होगा ना भाई साहब, ये रीडिंग हो रही है ना, मशीन में रीडिंग को तुम कुछ देखो, वो तो एक झोल हो ही गया, वो तो कहीं पे भी हो सकता है, किराने की दुकान पे भी हो सकता है, किसी मॉल पे भी हो सकता है, तुम कहाँ क्या कर लोगे, ठीक है, तुम क्या मतलब अगर तुम डी मार्ट गए तो क्या वहाँ पे नहीं हो सकता, करने वाला तो वहाँ पे भी कर सकता है ना, तुम किसी किराने की दुकान पे गए तो क्या वहाँ पे नहीं हो सकता है, करने वाला वहाँ पे भी कर सकता है, ठीक है। सो ये जो झोल है ये सिर्फ गवर्नमेंट के शॉप में हो ऐसा नहीं है, ये झोल सब जगह हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे सुपरविजन होता है भाई साहब, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे सुपरविजन होता है और आपके जितने भी वेट्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं उनका गवर्नमेंट सुपरवाइज करती है, सिर्फ राशन के शॉप्स में ही नहीं, किरानों की दुकान पे भी, और ये गवर्नमेंट को सुपरवाइज करना रहता है, कितना हम लोग कवर करते हैं या कितना नहीं कर पाते हैं दैट इज देयर लुकआउट, बट दिस हैपेंस ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये रेगुलर बेसिस पे भाई साहब सुपरविजन होनी चाहिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पीपल, और कोई क्वेश्चन, ठीक है। सो एबिलिटी ऑफ फूड टू कंज्यूमर्स, तो ये आपका कंज्यूमर तक क्या करा रहा है, अवेलेबिलिटी करा रहा है किसका, फूड का, एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है। एडवर्टिंग वाइड स्प्रेड हंगर एंड फेमीन, ठीक है, वाइड स्प्रेड हंगर और फेमीन जो हो सकता है उसको भाई साहब प्रिवेंट कर रहे हैं। वाइड स्प्रेड हंगर, क्योंकि अगर भाई साहब आपके फूड प्राइसेस बहुत हाई रहे तो पीपल विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड, और इससे क्या होगा भाई साहब, हंगर बढ़ेगा, फेमीन वाली कंडीशंस बढ़ेंगी, ठीक है। प्रोवाइडिंग इनकम सिक्योरिटी टू फार्मर्स इन सर्टेन रीजन्स ड्यू टू एनहांस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटीड एवरी ईयर बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अभी हमने देखा कि कैसे, देखो समझो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई साहब, ये फार्मर्स हैं, ठीक है, ये फार्मर्स हैं और इनसे भाई साहब मिनिमम सपोर्ट प्राइस में अनाज खरीद के ये गवर्नमेंट क्या करती है भाई साहब, पीडीएस सिस्टम से इसको भाई साहब जरूरत पब्लिक तक पहुंचाती है ना भाई साहब, ठीक है। ओके, अभी इस चीज को समझो, अभी तक हमने क्या देखा कि पब्लिक इससे बेनिफिट हो पा रही है ना, जो गरीब पब्लिक है जो हायर फूड प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकती है वो लोअर फूड प्राइस से अपने आप को अफोर्ड कर पा रही है, ठीक है। तो पीपल आर एबल टू अफोर्ड देमसेल्व्स एट अ लोअर प्राइस, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो फार्मर से गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे चीजों को खरीदती है और फिर भाई साहब पीडीएस सिस्टम से उसको भाई साहब पब्लिक तक पहुंचाती है, ठीक है। अभी ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है पीपल, फार्मर्स, अभी तक हमने देखा कि पब्लिक का क्या बेनिफिट है ना, व्हाट बेनिफिट इज पब्लिक गेटिंग फ्रॉम इट, पुअर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड to purchase grains at a much higher price, they get benefited from it, ठीक है। Poor people who cannot purchase things at a much higher price, they also get benefited from it, plus people who are there at underdeveloped places, they also get benefited from it, ठीक है। ये तो हो गया भाई साहब पब्लिक का, ठीक है। अभी आपका जो पीडीएस सिस्टम, फार्मर कैसे बेनिफिट हो रहा है, देखो फार्मर का जो है सारा का सारा अनाज वो अगर मार्केट में बेचने जाएगा तो बहुत लंबा कार्यक्रम चल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर फार्मर का बहुत सारा अनाज गवर्नमेंट ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे उठा रही है तो फार्मर को ये टेंशन नहीं है, फार्मर का भाई साहब अनाज बिकने ही वाला है, गवर्नमेंट उठा रही है उसको, ठीक है। सारे फार्मर्स अगर अपने अनाज को प्राइवेट मार्केट में बेचने की कोशिश करें तो क्या होगा भाई साहब, फैजन होगा, है कि नहीं। लेकिन गवर्नमेंट एक बड़ा सा चंक उनका उठा रहा है और वो भी कितने पे भाई साहब, बहुत
मतलब तो गवर्नमेंट गारंटी ले रहा है इस अनाज का, भाई मैं इतना तो तुमसे खरीदूंगा ही, ठीक है। सो फार्मर्स के लिए भी ये भागम दौड़ी का मामला नहीं है, इस मार्केट में जाओ उस मार्केट में जाओ, ये वाले ब्रोकर को पे करो, क्योंकि मार्केट में बेचने के लिए भी मिडिल मैन होते हैं, उन ब्रोकर्स को पे करना पड़ता है। एक्चुअली ब्रोकर आपसे खरीदता है और ब्रोकर फिर आगे मार्केट में बेचता है, ठीक है। तो ज्यादा करके प्रॉफिट ब्रोकर कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब फार्मर सीधा सीधा किसको बेच रहा है, गवर्नमेंट को बेच रहा है, ठीक है। तो ये एक मतलब फार्मर के लिए भी बेनिफिट है, ठीक है। प्रोवाइडिंग इनकम सिक्योरिटी टू फार्मर्स इन सर्टेन रीजन्स, कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे भाई साहब फार्मर्स को इनकम सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और इनकम सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग इनकम सिक्योरिटी टू फार्मर्स इन सर्टेन रीजन्स ड्यू टू एनहांस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस guaranteed every year by the government। तो ये आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है which is basically guaranteed by the government, ठीक है। Discuss any 3 schemes launched to provide food security to the poor by the government। क्या क्या 3 schemes हैं वो भाई साहब डिस्कस करना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फेयर, ओके। अभी ड्रॉबैक्स ऑफ पीडीएस, तो हर चीज का भाई साहब प्रो भी होता है और हर चीज का भाई साहब कॉन भी होता है, ठीक है। तो क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं किसके, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। इनएफिशिएंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनएफिशिएंट क्यों बोला जा रहा है, अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनएफिशिएंसी से चल रही है, मतलब क्या कर रही है कि भाई राशन में तो राशन शॉप्स में तो राशन पहुंच रहा है, लेकिन अगले को कम दाम में वो राशन अवेलेबल हो रहा है क्या, ठीक है। तो इनएफिशिएंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, थ्रेट टू एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी, इनएफेक्टिवनेस ऑफ पीडीएस, मैल प्रैक्टिसेस, झोल झाल जो होता है भाई साहब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, प्रॉब्लम्स इन डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी, ठीक है। तो आपका भाई साहब अगर मार्केट में बहुत हाई प्राइस रहा तो कभी कभी फार्मर्स भी भाई साहब गवर्नमेंट को नहीं देगा, भाई इतने कम में हम क्यों दें, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रॉब्लम्स इन डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी। सो इनएफिशिएंट एफसीआई, इनएफिशिएंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनएफिशिएंटली काम कर रही है, इनएफिशिएंटली काम कर रही है मतलब प्रॉपर्ली सुपरवाइज नहीं कर रही है, कितना भाई साहब खर्चा हो रहा है ये सब नहीं देख रही, तो इनएफिशिएंट एफसीआई हो गया। थ्रेट टू एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी को ये थ्रेट है, क्यों, देखो फार्मर क्यों क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, ताकि उसका क्रॉप जो है ज़्यादा से ज़्यादा दामों में बिके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन समझो कि गवर्नमेंट ने ही सारे क्रॉप्स बाय कर लिए, तो क्या फार्मर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा, नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा तो अपने एग्रीकल्चर को सस्टेन कैसे करेगा, हाउ विल बी एबल टू सस्टेन इट, तो एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी के लिए एक थ्रेट है। हाँ, एक परसेंटेज गवर्नमेंट को बाई आउट करना पड़ रहा है क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए, लेकिन यहाँ पे मकसद हमारा ये होना चाहिए कि इन बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को हम अबव पॉवर्टी लाइन लाए, ताकि भाई साहब ये काम करना ही ना पड़े, ठीक है। कहीं ना कहीं तो फार्मर को भी हिट लेना पड़ रहा है ना, कहीं ना कहीं तो फार्मर को भी कम पैसों में इन चीज को बेचना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये सस्टेनेबिलिटी के लिए थ्रेट है। इनएफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो भाई साहब समझ लो कभी कभी ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो देता है अनाज किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, और फिर स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है। स्टेट गवर्नमेंट ने अगर इनएफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि मतलब डिस्ट्रीब्यूट कुछ ऐसे किया कि जहां पे माल पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचा, जहां पे माल नहीं पहुंचना चाहिए वहां पे पहुंचा, ठीक है। तो ये इनएफेक्टिवनेस ऑफ पीडीएस हो गया। मैल प्रैक्टिसेस इन पीडीएस, जैसे मैंने आपको बताया झोल झाल कर सकते हैं लोग, जो लोग भाई साहब राशन के शॉप्स में हैं उन लोग 5 किलो का दाल निकाल लिया और 5 किलो के कंकड़ भर दिए, 100 किलो में कौन देखने जाता है, लेकिन वही 5 किलो अगर भाई साहब आप मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट है, ठीक है। 10 किलो चावल आपने निकाल दिया और कंकड़ ठूस दिया भाई साहब, ठीक है। 1 क्विंटल अनाज में आपने 10 किलो ठूस दिया, कौन देखने जाता है भाई, ठीक है। जो बंदा आपसे खरीद के लेके जा रहा होगा वो 2 किलो का चावल लेके जा रहा होगा, शायद उस 2 किलो के चावल में 4 कंकड़ निकल जाए, वो थोड़ी ना कंप्लेन करने बैठेगा, समझ में आ रहा है ये। लेकिन पैसा जिसने कमाया उसने कमाया ना, समझ लो भाई साहब 1 क्विंटल चावल है उसमें आप 10 किलो का कंकड़ डाल रहे हैं, मतलब 10 किलो का चावल निकाल रहे हैं और उसको रिप्लेस कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं 10 किलो का कंकड़। अभी अगर किसी ने आपसे 2 किलो का चावल लिया तो शायद 4 कंकड़ आ जाएंगे उसके चावल में, क्या फर्क पड़ता है, इतना तो निकलता ही है, वो भी ना कंप्लेन करेगा, वो भी कुछ नहीं बोलेगा, आपका भी वैसा धंधा रमारम चल रहा है ना। 10 किलो चावल को अगर आप भाई साहब बेचने जाएंगे मार्केट प्राइस में नहीं करके 40 × 400 रुपए का फायदा, और मतलब बेहिसाब फायदा, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट आपका है ही नहीं। आप माल लाते हैं फिर बेचते हैं तो आपका एक कॉस्ट प्राइस है, इसका सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे ना कॉस्ट प्राइस है ना सेलिंग प्राइस है, आप तक माल पहुंच रहा है और भाई साहब ये झोल आप कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम बोलेंगे मैल प्रैक्टिसेस। तो दीज मैल प्रैक्टिसेस कैन बी डन। सर अगर किसी का टेम्पररी
अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो कैसे काम खाएगा? टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर देखो लंबे टाइम के लिए। लंबे टाइम के लिए तो बीपीएल में आ जाएगा ना, बीपीएल में आ ही जाएगा ना वो भाई साहब। लंबे टाइम के लिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाएगा, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के हिसाब से वो चीज़ों को अवेल कर सकता है। गवर्नमेंट फ्री में राशन नहीं बांट रही है, बहुत सब्सिडाइज रेट में बांट रही है भाई साहब। अगर कोई 40 रुपए की चीज़ आपको 5 रुपए में अवेलेबल हो रही है तो इससे ज़्यादा में कम में और क्या दे सकती है, ठीक है। सो ये है कि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट में हैं बहुत दिनों से तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन के हिसाब से अपना राशन अवेल कर सकते हैं। उसकी तो इनकम ही नहीं है कुछ। हाँ, तो इनकम कुछ ना कुछ तो जनरेट करनी पड़ेगी। इनकम तो कुछ ना कुछ, देखो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी कुछ इनकम ना जनरेट करे अनटिल अनलेस वो पूरा हैंडीकैप्ड हो जाए, ठीक है। अगर कोई पूरा हैंडीकैप्ड होगा तो शायद कोई इनकम ना जनरेट हो रहा हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कुछ भी इनकम ना जनरेट कर पाएँ, फिर तो आप आलसी हैं, है ना। आप डेलिबरेटली काम को अवॉइड कर रहे हैं, आप नहीं करके भाई साहब किसी का मतलब, और स्पेशली मुंबई जैसे एरियाज़ में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप अनएम्प्लॉयड बैठे हों। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट बैठे हैं तो इसका मतलब मुंबई को जैसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है क्योंकि यहाँ पे धंधा है मतलब काम है, आप काम करना चाहें। अभी कुछ लोग होते हैं जैसे पढ़ लिख गए हैं तो मैं तो भाई साहब 40,000 की नौकरी करूँगा किसी ऑफिस में एसी के नीचे बैठकर भाई साहब सिर्फ कंप्यूटर पे काम करूँगा और मुझे 40,000 मिलेंगे। अगर ये ख्वाब लेकर आप चल रहे हैं तो हो सकता है आपके मन के हिसाब से जॉब ना मिले। जो कंपनी आपको जॉब दे वो बोले कि भाई साहब हाँ एसी के नीचे 3 घंटे बैठना है और 4 घंटे भाई साहब मार्केटिंग में रखना है तुमको, मतलब फील्ड टू फील्ड जाना पड़ेगा तुमको, मतलब क्लाइंट से तुमको मिलने पड़ेंगे। नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। ये अलग अलग बहाने होते हैं भाई साहब, ठीक है। तो मतलब आपको कोई कंपनी हायर कर रही है लेकिन कोई कंपनी आपके मुताबिक कभी काम नहीं देगी, वो अपने हिसाब से काम देगी। तो अगर वो काम आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं नहीं कमाएंगे, ठीक है। सो जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो ज़्यादा करके गरीब लोगों में नहीं, ज़्यादा करके एडुकेटेड लोगों में होता है, क्योंकि एडुकेटेड लोगों का ये मानना है कि भाई साहब हमको ना इसी फॉर्मेट में नौकरी चाहिए। आप पढ़ लिख जाते हैं तो आप बोलते हैं कि भाई साहब इसी फॉर्मेट में मुझे नौकरी चाहिए। ये भाई साहब 9 to 5 का जॉब हो, 9 to 6 का जॉब हो, आराम से ठंडे एसी में बैठ रहे हैं भाई साहब, थोड़ा बहुत कंप्यूटर पर चलाए, थोड़ा भाई चाय पिए फिर वापस आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। आज की तारीख में भाई साहब सारी कंपनीज डिमांडिंग है, आपको निचोड़ेंगे ही। अगर भाई साहब 50,000 रुपये आप पे लगा रही है कोई कंपनी, आपको सैलरी दे रही है तो 3 लाख का काम आपसे निकाल लेगी, है ना, तभी तो वो प्रॉफिट में रहेगी। अगर 50,000 की सैलरी आपको दे रही है तो आपके ऊपर वो 3 लाख निकाल लेगी, तभी तो है वो उसका प्रॉफिट, वरना कहाँ से प्रॉफिट होगा। 3 लाख का काम निकालने के लिए वो अपने हिसाब से आपको काम देगी। तो इस तरीके का अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। जो आपके अशिक्षित वर्ग के लोग हैं, पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड, दे वुड नॉट फाइंड मतलब उनको ऐसा डिस्गस्टिंग नहीं लगेगा कोई भी काम करने में, उनको कोई भी काम जमेगा, है ना। उनको भाई साहब मेहनत मजदूरी का काम भी जमेगा, उनको भाई साहब किराने कोई लॉजिस्टिक्स का काम भी जम जाएगा, उनको भाई साहब डिलीवरी बॉय बना दो तो भी जम जाएगा। दे विल बी अडेप्टेबल टू एनी काइंड ऑफ वर्क। इसीलिए आपका एम्प्लॉयमेंट जो है तो शिक्षित वर्ग में ज़्यादा है, क्योंकि शिक्षित वर्ग में इसलिए नहीं है एम्प्लॉयमेंट की इतने ज़्यादा आपके जॉब्स नहीं क्रिएट हुए, इसलिए है क्योंकि शिक्षित वर्ग का माइंडसेट थोड़ा टेढ़ा है। ज़्यादा करके शिक्षित वर्ग का माइंडसेट थोड़ा टेढ़ा है कि भाई साहब हम शिक्षित हैं तो हम कुछ हैं, ठीक है, हमको इस तरीके का ही जॉब चाहिए, और वो नहीं होगा, ठीक है। शिक्षित वर्ग को जॉब नहीं मिल रहा हो ऐसा नहीं है, शिक्षित वर्ग बहुत ज़्यादा चूजी है इसलिए जॉब नहीं मिल रहा है, ये ज़रूर है, ठीक है। तो ऐसा भाई है नहीं कि आपको अगर आप शिक्षित हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। हाँ, आपके एकदम पूरे आपके फॉर्मेट में जॉब मिल जाए ये मुश्किल है, दैट इज डिफिकल्ट, दैट इज डेफिनेटली डिफिकल्ट, ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक है। सो ये है भाई साहब मैल प्रैक्टिसेस इन पीडीएस, मतलब समझ में आया झोल झाल होना। प्रॉब्लम्स इन डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी, ठीक है। तो आपके भाई साहब प्रॉब्लम्स इन प्राइस पॉलिसीज होते हैं, डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसीज। नाउ व्हाट आर डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसीज? भाई साहब आपका अगर आप देखोगे प्राइवेट में बहुत ज़्यादा कीमत है और यहाँ पे बहुत कम, तो किसान कब तक ही अपने अनाज को गवर्नमेंट के पास बेचेगा? वो भी एक दिन डिसाइड कर लेगा नहीं भाई साहब नहीं हो सकता। तो देखो ये जो अरेंजमेंट है पीडीएस वाला, ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, इस चीज़ को समझिए। हमारा मकसद क्या है कि भाई साहब देयर इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन that is living below poverty line and that population needs to be provided with food at adequate prices and affordable prices for them so that there is no food crisis। ये है, लेकिन मुद्दा ये है कि बिलो पॉवर्टी लाइन में लोग हैं क्यों? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। जैसे अगर आप बोलेंगे कि भाई साहब एक क्लास में 50% लोग फेल हो रहे हैं, ठीक
ठीक है। अभी इन फेलियर्स को कैसे भी करके धक्का मार के हम पास करवा रहे हैं, लेकिन मुद्दा रिजॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। आप धक्का मार के इनको अगले क्लास में प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अगले क्लास में जाकर फिर उनको वही कंफ्यूजन, फिर उनको वही समस्या, ठीक है। तो समस्या का निवारण कब होगा? जब आप इन 50 बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाकर इनको ऊपर लाएं, है ना। तो दैट विल बी द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इसी तरह से बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए गवर्नमेंट बोल रही है कि हम भाई साहब पीडीएस का कार्यक्रम चला रहे हैं, जिससे इनके जीवन में फूड क्राइसिस नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम फूड क्राइसिस का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वाई आर दे बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो अभी एकाएक या फटाफट सडन चेंजेस से हम बिलो पॉवर्टी लाइन से अबव पॉवर्टी लाइन में नहीं आ सकते, लेकिन लास्ट के 15 सालों में इंडिया ने आर्थिक उन्नति बहुत ज़्यादा की है, और उसका मुख्य कारण ये रहा है कि इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट किया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के चलते भाई साहब हमारे पास फॉरेन कंपनीज आई और हम भी फॉरेन कंपनीज में जा पाए, जिसकी वजह से भाई साहब एक ग्लोबल मार्केट क्रिएट हो गया। ग्लोबलाइजेशन को पहले इंडिया डरती थी, और इंडिया में एक टाइम आया था 1990s में कि इंडिया आज की तारीख में जो पाकिस्तान की हालत है, लगभग वही हालत इंडिया की थी। इंडिया इतनी उधारी ले चुकी थी वर्ल्ड बैंक से कि इंडिया के पास मतलब फिर से वर्ल्ड बैंक से उधारी लेने गई है यूएनओ में। वर्ल्ड बैंक ने बोला भाई साहब आपको हम उधारी तो दे सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि आप फिर भी अपने डेट से उधरेंगे नहीं, आपकी उधारी बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास कुछ नहीं रहेगा हमको देने के लिए, ठीक है। हम आपको एक शर्त पे ये उधारी देंगे, अगर आप अंदर ही अंदर कुछ फंडामेंटल चेंजेस लाएं, और कुछ फंडामेंटल चेंजेस में हमारा आया भाई साहब ग्लोबलाइजेशन। इसके पहले ग्लोबलाइजेशन को कैसे देखा जाता था कि ऐसे भाई साहब अगर पेप्सी कंपनी इंडिया में आ गई तो पेप्सी वाले को ही फायदा है, हमको तो कोई फायदा नहीं। वो भाई साहब हम उनका प्रोडक्ट लेंगे और वो मालामाल हो जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि पेप्सी कंपनी अकेले इंडिया में नहीं आएगी, या अमेरिकन लोग पेप्सी बेचने नहीं आएंगे, ठीक है। पेप्सी कंपनी का आउटलेट लगेगा जहाँ पे इंडियंस काम करेंगे। पेप्सी भाई साहब जो मैन्युफैक्चर होगा वो भाई साहब रिटेल आउटलेट्स में जाएगा जहाँ पे इंडियंस काम करेंगे। सो इट विल बेसिकली जनरेट इनकम फॉर द इंडियंस ओनली, ठीक है। मैक्सिमम चंक आपका इंडियंस के लिए जनरेट होगा। हालांकि मोटे तौर पे कोई अमेरिकन कंपनी ही पैसा कमा रही होगी प्रॉफिट, लेकिन इतने सारे इंडियंस को भी तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। आर वी गेटिंग इट पीपल? आईफोन आपको भाई साहब कोई अमेरिकन बेचने नहीं आता है, एक इंडियन ही बेचता है ना। भले ही वो भाई साहब अमेरिकन कंपनी है, बट दैट इज सोल्ड बाय एन इंडियन ओनली। आर वी गेटिंग दिस पीपल? तो ये सारी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, ये विद इन फ्रंटायर्स ऑफ इंडिया ही हो रही है, और इस ग्लोबलाइजेशन के चलते हम भाई साहब उभरे हैं, वरना हमारी हालत बहुत ख़राब थी, हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। वी वेर लाइक मतलब एक तो हमारा हम फूड क्राइसिस से किसी भी तरह से उभरे थे, लेकिन हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो एकदम डाउन द ड्रेन्स था। लोग बिजनेस करने को कतराते थे। एक टाइम था जब इंडिया में बोला जाता था, ये आप पढ़ेंगे कॉमर्स में अगर पढ़ेंगे कभी, लाइसेंस राज बोला जाता था। मतलब क्या है कि आप अगर एक सामान्य किराने की दुकान भी खोलना चाहते हैं, आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज के इतने चक्कर काटने पड़ेंगे कि आपके जूते घिस जाएंगे, इतने सारे लाइसेंस लेने पड़ेंगे। मतलब धंधा जो है या आपको मतलब बिजनेस करने में इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है। तो इसीलिए देखो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आज से करीब 50-60 साल पीछे जाएंगे, तो लोगों का ज़्यादा करके इंटरेस्ट क्या था भाई साहब, कोई भाई साहब गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे से कम मैं जब आपकी उम्र का था तो लगभग सब लोगों का यही था कि कैसे भी करके पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब में घुस जाओ। गवर्नमेंट जॉब में घुस जाओगे, जॉब की सिक्योरिटी, पेंशन की सिक्योरिटी, लाइफ टाइम भाई साहब सिक्योरिटी, है ना, क्लियर है। प्राइवेट जॉब कोई नहीं करता था, और प्राइवेट लोग आ भी नहीं रहे थे सामने। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और प्राइवेट बिजनेसमैन में नॉट कमिंग इन द फ्रंट, क्योंकि वैसे अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट थी। जैसे जैसे पॉलिसीज रिलैक्स हुई, आज की तारीख में हर दूसरा बंदा भाई साहब सोच रहा है कि कैसे भी करके पढ़ाई करके पहला मैं ये स्टार्टअप डालूंगा, है ना। हर दूसरा या तीसरा बंदा बिजनेस के बारे में सोच रहा है, हर दूसरा बंदा आपका स्टार्टअप के बारे में सोच रहा है। एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट दीज लाइन्स, ठीक है। क्या स्टार्टअप करना है, ये कुछ ना कुछ कोई ना कोई सोच रहा है, ठीक है। कोई लोग भाई साहब अभी भी गवर्नमेंट के बारे में सोच रहे होंगे, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में सोच रहे होंगे, कोई लोग भाई साहब प्राइवेट नौकरी के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन एटलीस्ट हमारा जो चेंज है वो ये इवॉल्व हुआ है, क्योंकि हमारे मार्केट्स खुले हैं। हमारे मार्केट्स खुले हैं मतलब अभी हम फ्रीली बिजनेस कर पा रहे हैं, ठीक है। ग्लोबली ऑन अ ग्लोबल लेवल वी आर एबल टू डू बिजनेस, ठीक है। सो इस वजह से हमारी आर्थिक परिस्थितियां बहुत ज़्यादा सुधरी हैं, ठीक है। तो लेकिन वही है, आज की तारीख में भी चैलेंज हमारा ये नहीं है कि फूड क्राइसिस को कैसे रिजॉल्व करें,
ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, जब तक ये बीपीएल का एपीएल नहीं हो जाता है तब तक भाई साहब वी हैव टू एंश्योर दैट पीडीएस इज इन प्लेस, और जब तक पीडीएस रहेगा तब तक छोटा मोटा झोल तो होता ही रहेगा, ठीक है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। एनी क्वेश्चंस? ओके, एनुअल स्टॉक एंड बफर नॉर्म मिलियन टन्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब देखो ये एनुअल स्टॉक है, दिस इज बेसिकली द एनुअल स्टॉक। इनएफिशिएंट एफसीआई, आपका भाई साहब इनएफिशिएंट एफसीआई है, ठीक है। आपका देखो दिस शोज लाइन, दिस शोज द बफर नॉर्म, ये आपका बफर नॉर्म है, देखो बफर नॉर्म है, ठीक है, ये बफर लाइन है, इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर होना चाहिए। दिस लाइन ग्राफ शोज द बफर नॉर्म, ठीक है, ये आपके अलग अलग ईयर्स दिए हुए हैं, दीज आर डिफरेंट ईयर्स दैट आर गिवन, ठीक है। दैट इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स दैट द एफसीआई हैज टू मैंडेटरीली मेंटेन। तो इतना स्टॉक फूड ग्रेन्स का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भाई साहब मेंटेन करना ही पड़ेगा। और देखो यहां से नीचे गए हम, ठीक है, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स दैट एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज टू मैंडेटरीली मेंटेन, और इसीलिए हम बोल रहे हैं भाई साहब इनएफिशिएंट एफसीआई है। दिस लाइन ग्राफ शोज द बफर नॉर्म, ये आपका बफर नॉर्म है, ठीक है। In India, annual stock has always been more than the buffer stock. तो आपके बफर स्टॉक से एनुअल स्टॉक आप अगर देखोगे ये आपका एनुअल स्टॉक है, एंड दिस हैज ऑलवेज बीन मोर देन द बफर स्टॉक, ठीक है। इन जुलाई 2011 द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स वाज 65.3 मिलियन टन्स, ठीक है, which was much more than the minimum buffer norm of about 20 मिलियन टन्स। तो 20 मिलियन टन से ये काफी ज्यादा है, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे बफर स्टॉक क्या है, तो इससे काफी ज्यादा है 65.3 मिलियन टन्स, ठीक है। द स्टोरेज ऑफ मैसिव फूड स्टॉक्स हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई कैरिंग कॉस्ट। अभी जब आप बहुत बड़ी मात्रा में फूड का स्टोरेज करते हैं तो उसके लिए काफ़ी सारा कॉस्ट भी लगता है। जैसे एयर कंडीशन में आपको फूड्स को स्टोर करके रखना पड़ता है, पेस्टिसाइड फ्री होना चाहिए वो, ठीक है, कोई पेस्ट ना लग जाए, कोई वैसा फूड खराब ना हो जाए, क्योंकि एक गोनी अगर सड़ना चालू होगा तो बाकी सब सड़ जाएंगे। Within no time all of them will go rotten, ठीक है। So the storage of massive food stocks has been responsible for high carrying cost, ट्रांसपोर्टेशन भी हाई हो जाता है आपका, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई जाता है। FCI godowns are of overflowing with grains with some rotting away and some being eaten away by rats। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि अभी अगर देखोगे भाई साहब जहां पे 20 होना चाहिए प्रोडक्शन बफर स्टॉक में, ठीक है, वहां पे आपका 65.3 मिलियन टन हो रहा है, मतलब वी आर नॉट इन अ फूड क्राइसिस। तो हमारा बाकी का क्या होगा भाई साहब, स्टोर करने की कोशिश करेंगे, और बाकी के स्टोर करने के चक्कर में ये होता है, ठीक है, हम इसको इनएफिशिएंटली स्टोर करते हैं, जिसके चलते क्या होता है भाई साहब, काफी सारे रैट्स वगैरह आ जाते हैं, ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन्स विद रॉटिंग अवे एंड सम बीइंग ईटन अवे बाय रैट्स, ठीक है। इंस्टेंसेस ऑफ हंगर आर प्रिवेलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया इज ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन्स or it is much below, the production is much below the buffer stock, still people are dying out of hunger, still there is basically hunger है जो भाई साहब हमको सता रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज नॉट मैनेजिंग इटसेल्फ एफिशिएंटली, आपका इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। द हाई बफर स्टॉक इज ड्यू टू इंक्रीज इन एमएसपी फॉर टू फार्मर्स। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, ठीक है, जिसके चलते अभी फार्मर्स मार्केट में ना जाके अपना अनाज किसको बेच रहे हैं, गवर्नमेंट को बेच रहे हैं। गवर्नमेंट खरीद तो रही है लेकिन उसको एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट खरीद रही है लेकिन उसको एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है। आर वी क्लियर? क्लियर, ठीक है। सो द हाई बफर स्टॉक इज ड्यू टू इंक्रीज, बफर स्टॉक क्या है भाई साहब, जो स्टोरेज है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है भाई साहब, गवर्नमेंट इज ऑफरिंग अ ग्रेटर एमएसपी टू फार्मर्स, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, the price at which government purchases these grains from the farmers so that it can effectively distribute it through PDS to the needy people, ठीक है। ये इसका प्राइस अभी बढ़ गया है, ठीक है। मार्केटिंग सीजन 2011-2012 एमएसपी पर फीड आपका देखो कितना है, 2011-2012 में ₹14 पर केजी था, लगभग इतने ही अमाउंट में किसान प्राइवेट को भी बेचता है। मार्केटिंग सीजन एमएसपी पर वीट भाई साहब कितना हो गया, 12, तो आपका देखो एक साल में ₹2 बढ़ गया, ₹16 पर केजी हो गया, ठीक है। सो द लीडिंग फूड गेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन एफसीआई टू परचेज मोर फूड गेन्स फ्रॉम देम। तो भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट इनको भाई साहब बढ़ा रही है, ₹2 ₹3 हर साल बढ़ा रही है। तो जितने भी आपके लीडिंग फूड गेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, लेट्स से पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और इवन केरला,
इन लोग भाई साहब बोले कि लो लो लेके जाओ भाई साहब, और लो, तुमको 10 किलो चाहिए हम 50 दे रहे, लो, ठीक है। तो ये आपका ये, क्योंकि इनका भाई साहब कोई कॉस्ट नहीं है ना, इनको भाई साहब कोई मगजमारी नहीं करनी पड़ी है ना इनको। देखो, आप जब एक फार्मर होते हैं और जब आपका फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसको मार्केट में बेचना कोई खाने का काम नहीं है, ठीक है। फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करना भी कोई खाने का काम नहीं है, और फूड ग्रेन्स को मार्केट तक पहुंचाकर बेचना भी कोई खाने का काम नहीं है। उसमें बहुत सारे मिडिलमैन होते हैं और ये मिडिलमैन मजबूत छापते हैं। ये आपका जो एपीएमसी है मार्केट, ठीक है, एपीएमसी में क्या होता है भाई साहब, अलग अलग जगहों से भाई साहब फूड आ रहा है, तो इनके जितने भी मिडिलमैन हैं उनको पेमेंट किया जाता है। मिडिलमैन को हाई अमाउंट पेमेंट किया जाता है, कमीशन पे किया जाता है। मेरा माल बिकवाने के लिए आपको कमीशन देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। जितना हायर में आप बिकवा पाएंगे उतना आप कमीशन लेंगे। तो ये ऐसे मिडिलमैन को अप्रोच करना पड़ेगा, अलग अलग मिडिलमैन को अप्रोच करना पड़ेगा। तो जैसे क्या होता है, जैसे समझ लो मैं कोई फार्मर हूँ और वरद मिडिलमैन है, तो अभी मेरे को वरद जो है तो 5% कमीशन पे मेरा माल बिकवा रहा है। मतलब मेरा जितना भी खर्चा होगा, मतलब मुझे जितना भी पैसा मिलेगा उसका 5% या 10% जो इसका मेरा चला आ रहा है। आज कम से कम 6-7 साल हो गए मैं इससे ही माल बिकवा रहा हूँ अपना। अभी लेट से कुंज एक दूसरा मिडिलमैन है जो मेरे को 2.5% पे दे रहा है। वुड आई चेंज? लेकिन कुंज से मैं पहली बार बिजनेस करने जा रहा हूँ। हो सकता है वरद के साथ मेरा एक भाई साहब स्टेबिलिटी है, पैसा ऊपर नीचे मतलब आज नहीं तो कल ये सब हो जाएगा, लेकिन कुंज के साथ मेरे ताल्लुकात अभी हुए नहीं है, और क्या मालूम मेरा ग्रेन लेकर वो भागी जाए। तो ये सारी समस्याएं हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली द डिफिकल्टीज दैट आर देयर, ठीक है। तो इसीलिए अपने माल को, अभी देखो किसान माल प्रोड्यूस करके मार्केट में खड़े होकर चिल्लाकर भाई साहब अपना माल तो नहीं बिकवा सकता। हालांकि आज की तारीख में ये हो सकता है, आपने देखा होगा बहुतों बार ऐसे कॉलोनीज में गाड़ियां लगाकर लोग माल बेच रहे हैं, है ना। कोई मतलब सीधा सीधा फार्मर्स लोग आकर भी बेच सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि इवन यू कैन कम एंड सेल योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप भाई साहब डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक अपना माल पहुंचा सकते हैं, डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। क्या हुआ, आप अपना माल जो है तो कंज्यूमर्स तक डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट हैज बेसिकली अलाउड दिस, ठीक है। So the leading food grain producing states exert pressure on the FCI to purchase more food grains from them। तो ये भाई साहब प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, नहीं 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 हमसे खरीदो, हमसे खरीदो, हम 10 नहीं 50 केजी देंगे आपको, पूरा इसी प्राइस पर लेकर जाइए। सो अभी गवर्नमेंट क्या बोल रही है भाई साहब, चलो हम खरीद लेते हैं, अभी लोग इतना दे रहे हैं तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन वो खरीदने के बाद प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है और वो ज़्यादा करके गवर्नमेंट गोडाउन्स में सड़ रहा है, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ हैपनिंग, ठीक है। सोल्यूशन टू दिस वुड बी फ्रीजिंग ऑफ एमएसपी फॉर अ फ्यू ईयर्स। तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि हर साल आप एमएसपी को बढ़ाते रहें। इससे अच्छा होगा कि भाई साहब आप फ्रीज कर दें 5 साल तक, अगले 5 साल तक यही एमएसपी होने वाली है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना ही होने वाला है। गवर्नमेंट अगर फिक्स कर देती है तो किसान ज़्यादा भी गवर्नमेंट को बेचने की कोशिश नहीं करेगा, गवर्नमेंट भी ज़्यादा खरीदेगा नहीं, और ज़्यादा खरीदेगा नहीं तो आपका बफर स्टॉक में वो सड़ेगा भी नहीं। कम से कम फूड जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक तो पहुँच जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, देखो समझो अगर आपका किसी किसान मतलब समझ लो 1000 क्विंटल ग्रेन्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और एमएसपी में गया ये भाई साहब 600 क्विंटल भाई साहब एमएसपी में गया, तो मतलब 400 क्विंटल कहाँ जाएगा, मार्केट में, है ना। अगर क्या होता है, अगर एमएसपी आपका रेगुलरली चेंज हो रहा है, अगर गवर्नमेंट इस एमएसपी को क्या कर दे, फ्रीज कर दे 4-5 सालों तक, तो किसान देखेगा भाई साहब अभी मेरे को मार्केट में बेचना पड़ेगा, है ना। तो ये 1000 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ, जिसमें से शायद गवर्नमेंट को किसान 200 क्विंटल ही देवे और बाकी 800 क्विंटल वो कोशिश करेगा मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है। मार्केट में बेचने के लिए किसान के खर्चे बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि एकाएक पूरा माल मार्केट में बिकेगा नहीं, कुछ भाई साहब उसको स्टोर करना पड़ेगा, कुछ उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, फिर स्टोर करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसे उसके खर्चे बढ़ेंगे। इसी खर्चे को अवॉइड करने के लिए वो मैक्सिमम एमएसपी में बेचने की कोशिश करता है, और जब उसको दिख रहा है कि हर साल 2 रुपये 3 रुपये भाई साहब एमएसपी में बढ़ रहे हैं, तो व्हाई डोंट आई सेल इट टू द गवर्नमेंट, इट्स देयर हेडेक टू स्टोर, इट्स देयर हेडेक टू ट्रांसपोर्ट, इट्स नॉट माई हेडेक एनीमोर। लेकिन अगर गवर्नमेंट एमएसपी को फ्रीज कर दे और बोल दे कि भाई साहब अगले 5 सालों तक एमएसपी आपका 15 रुपये रहने वाला, इससे एक पैसा भी नहीं बढ़ने वाला, तो किसान क्या करेगी भाई साहब, झक मार के क्या करेगी, 200 आपके गवर्नमेंट को बेचेगी और 800 खुद बेचने की कोशिश करेगी। और यही भाई साहब आपके फूड के, तो अभी ये 800, तो ये 200 कुंटल ही जरूरत है एक्चुअली, और गवर्नमेंट का भाई साहब जो लॉस हो रहा है उसके गोडाउन्स में वो नहीं होगा,
गवर्नमेंट लिमिटेड अमाउंट में खरीदेगी, उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में घुमाएगी और उससे लोगों का बेनिफिट होगा या वेलफेयर होगा। ठीक है, अभी बात करते हैं ये जो 800 क्विंटल उतारा है। ठीक है, पहले हर किसान से कितना आ रहा था, लगभग 400। अभी भाई साहब हर किसान से कितना आ रहा है, डबल आ रहा है, 800। तो जब मार्केट में डबल ग्रेन पहुंचे तो क्या ग्रेन का प्राइस कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। तो इसका मतलब जो लोग अभी तक ग्रेन को मार्केट से खरीद रहे थे, जो कस्टमर्स, उनके लिए भी बेनिफिशियल, और जो आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत गरीब लोग अवेल कर रहे थे उनके लिए भी बेनिफिशियल। अनाज सड़ नहीं रहा है आपका। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अगर हमने फिक्स कर दिया लगभग 4-5 सालों से, तो आपके दोनों सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दैट इज अबव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन, बोथ विल बेनिफिट। क्या ये समझ में आ रहा है? बिलो पॉवर्टी लाइन भाई साहब पहले ही बेनिफिट कर रही थी, अभी भी बेनिफिट करेगी। गवर्नमेंट का जो लॉस हो रहा था स्टोरेज में वो नहीं होगा, और अबव पॉवर्टी लाइन भी थोड़ा बहुत फायदा उठा पाएगी, क्योंकि हर किसान से डबल अनाज अभी मार्केट में पहुंचेगा। जब मार्केट में अनाज का ओवरक्राउडिंग होगा तो भाई साहब जितने भी सेलर्स होंगे दे विल ड्रॉप द प्राइस। इफ दे ड्रॉप द प्राइस, इफ द सप्लाई इंक्रीजेस, ऑब्वियसली the prices will go down, and if the prices go down then it will benefit the customers who are APL, that is above poverty line। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भाई साहब क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। ठीक है, दैट इज वन प्रपोजल। दूसरा क्या है भाई साहब, द FCI लॉस सॉरी द FCI लॉस राइस एंड व्हीट वर्थ 2050 करोड़ इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज इन द लास्ट 3 years। आप सोचिए भाई साहब 2000 करोड़ का लॉस है गवर्नमेंट का। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में और भाई साहब स्टोरेज में या तो अनाज सड़ गया है या तो ट्रांसपोर्टेशन में डिस्ट्रॉय हो गया है। इतना बड़ा एक लॉस गवर्नमेंट उठा रही है। यही 2000 करोड़ को अगर गवर्नमेंट ने सही टाइम पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहुंचा दिया होता तो आज बहुत सारे लोगों ने इसका बेनिफिट उठा लिया होता। ठीक है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ अनाज है। गवर्नमेंट ने भाई साहब आपके मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे MSP पे इसको खरीदा है। इतना बड़ा लॉस गवर्नमेंट का हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में एंड द स्टोरेज इन द लास्ट 3 years। हाँ, कोई ट्रक ड्राइवर है, उसने अगर किसी और को उसमें जो जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे 4-5 बोरी उठा के बेच दिया, होता ही है ऐसा होता ही है। हर इंसान झोल का इस पे झोल करेगा। ठीक है, अभी समझ लो मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरे पास भाई साहब 100 बोरी गेहूँ के, ठीक है, उसमें से मैंने 5 बोरी भाई साहब क्या किया, 5 बोरी भाई साहब पलटा कर दिया, 5 बोरी का कंकड़ डाल दिया भाई साहब इन सब में। तो ये होता है, लेकिन इसमें पकड़े जाने की चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि आप रोड पे हैं, और रोड पे भाई साहब 100 बोरी को उतार कर झोल करना कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, मतलब आपको ये काम करने में कम से कम 10 मजदूर लगेंगे, उनको आपको पगार देनी पड़ेगी। ये सब ज़्यादा करके होता है जहाँ पे आपका शॉप है। अभी शॉप में भाई साहब गोडाउन बंद कर दिया, रात भर काम लगाओ भाई साहब, दपा डप, तो ये सब कर सकते हैं आप। लेकिन रास्ते में आप कहाँ से करोगे? रास्ते में भाई साहब पुलिस है, पब्लिक है, देखेगी तो मारेगी भाई साहब, है ना। तो जब आप एक ट्रांसपोर्ट में हैं और जब आपको ये लोडिंग कर दिया गया है तब झोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, कर जरूर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको भाई साहब एकदम सुनसान एरिया में ट्रक को लगाना पड़ेगा, फिर 10 लोगों को वहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा, फटाफट काम करें, और उसमें किसी ने देख लिया तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें भाई साहब वो जाएगा पूरा अंदर, जेल जाएगा, विल गो टू जेल। ठीक है, ट्रक तो जब्त हो ही जाएगा, जेल भी जाएगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो मैनेजर जो उसका मालिक होगा उसमें भी बड़ा फाइन लग जाएगा। एनी मोर क्वेश्चंस पीपल? ओके, इनएफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS हैज बीन इनएफेक्टिव व्हिच इज अपैरेंट फ्रॉम द फैक्ट। इनएफेक्टिव क्यों है भाई साहब? एवरेज कंजम्पशन ऑफ PDS ग्रेन्स, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे 1 kg पर पर्सन पर मंथ। भाई साहब 1 kg में कोई इंसान जिंदा रह सकता है? 1 kg गेहूं या 1 kg चावल, क्या उसमें जिंदा रह सकता है इंसान? नहीं रह सकता भाई साहब। तो आप देखो यहाँ पे PDS ग्रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ऑल इंडिया लेवल पे आपका 1 kg पर पर्सन पर मंथ है। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे। ठीक है, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश 300 ग्राम पर पर्सन पर मंथ है। मतलब जरूरतमंद इंसान को ऑन एन एवरेज सिर्फ 300 ग्राम ही मिल रहा है, और इससे क्या चलेगा भाई साहब उसका? ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। सो इसका मतलब PDS कहीं पे बहुत बड़े रूप से फेलियर हो रहा है। ठीक है, इट्स जस्ट 1 kg पर पर्सन। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश 3 to 4 kgs पर पर्सन पर मंथ। यहाँ पे हम बोल सकते हैं थोड़ा सा इफेक्टिवनेस ज्यादा है। ठीक है, दिस मेक्स अ लिटिल मोर सेंस, बट ऑल इंडिया लेवल पे देखो 1 kg हर इंसान हर महीने मिल रहा है PDS डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। सो दिस इज बेसिकली अनइफेक्टिव। इसका मतलब PDS कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे फेल हो रही है। इट इज बेसिकली फेलिंग। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझम। एनी क्वेश्चन सर?
एवरेज देखकर ही बता सकते हो ना भाई साहब, एवरेज देखकर ही बता सकते हो। अगर समझ लो भाई साहब आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे आपका भाई साहब आपने सुना रहेगा 10th का इस बार रिजल्ट कैसे हुआ, 12th का इस बार बोर्ड्स का रिजल्ट कैसे हुआ, ऐसा लोग पूछते हैं। क्यों पूछते हैं भाई साहब? अगर समझ लो 10th का रिजल्ट ज़्यादा करके लोगों का 100% ही होता है ज़्यादा करके, ठीक है। लेकिन अगर समझ लो 80% हुआ, मतलब क्या हुआ, 20% लोग फेल हो गए, 20% ऑफ द पीपल हैव फेल्ड, और वो बहुत स्कूल के लिए बहुत कंसर्न हो जाएगा। सीबीएसई शायद अपना लाइसेंस बंद कर दे या स्टेट बोर्ड भी बस अब कॉल ऑफ कर ले, इतना बेकार परफॉर्मेंस कैसे हुआ, ठीक है, इतना बेकार परफॉर्मेंस। तो यही यहाँ पे भी हो रहा है। देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भाई साहब 1 kg मतलब वहाँ पे कोई पढ़ाई हो ही नहीं रही है ना। अगर 20% बच्चे फेल हो जाते हैं, और आप इसको चीज़ को समझो, आपका मतलब हर पेपर में ज़्यादा करके प्रैक्टिकल्स वगैरह होते ही हैं, उसमें 20% मार्क्स तो उधर ही मिल जाते हैं, और ज़्यादा करके 20 पे सबको ही मिलते हैं, और 20 मार्क्स लाना है वो भी नहीं ला पा रहे हैं अगर बच्चे, और फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब स्कूल में बहुत फंडामेंटल कुछ प्रॉब्लम है ना। सो देन द स्कूल अथॉरिटीज और द बेसिकली कंसर्न अथॉरिटीज विल थिंक अबाउट वेदर टू कंटिन्यू देयर लाइसेंस ऑफ स्टेट बोर्ड और सीबीएसई विद दैट पर्टिकुलर स्कूल। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हिसाब से इतना बड़ा एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट अवेल करा रही है पब्लिक एपीएल और बीपीएल को एट डिफरेंट रेट्स, लेकिन उनको मिल कितना रहा है भाई साहब, 1 kg पर पर्सन पर मंथ, यहाँ पे 300 ग्राम्स पर पर्सन मंथ। तो ये तो डिजास्टर है पूरा, ठीक है। इन बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश विच आर द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स एंड विच हैव वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ बीपीएल पीपल, ठीक है, यहाँ पे आपका 300 ग्राम से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पर पर्सन पर मंथ। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिस इज स्टिल ओके, ठीक है। तो आपको बहुत सारा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ओके, सो ये जो बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश है, दिस शोज दैट द पुअर आर डिपेंडिंग ऑन मार्केट्स rather than ration shops for their food needs। तो मतलब जो लोग हैं, ठीक है, जो पुअर लोग हैं, दे आर परचेजिंग देयर फूड ग्रेन्स फ्रॉम द मार्केट्स rather than ration shops। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो भाई साहब वो अपना पैसा कुछ ज़्यादा कमा रहे होंगे, लेकिन अगर कमा रहे होंगे तो ये पुअर स्टेट्स नहीं हो सकते, दीज आर कंपैरेटिवली पुअर स्टेट्स। यहाँ पे बीपीएल का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब भाई साहब वो कमा वही रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंस इनके कमाई में नहीं आई है, ठीक है। और दूसरा रीज़न क्या है, क्या हो सकता है दूसरा रीज़न, मतलब क्यों नहीं, प्राइस तो वही है, पीडीएस के सिस्टम में आपको प्राइस तो कंसिडरेबली लो अमाउंट में मिल रहा है, क्यों ज़्यादा लोग पीडीएस के फैसिलिटी को अवेल ना करते हुए बाहर मार्केट से वही फूड ग्रेन्स ले रहे हैं? नहीं, अमाउंट कम मिल रहा नहीं। आपका अगर राशन कार्ड में दिया रहेगा ना, 4 लोग हैं फैमिली में, तो 4 लोगों के हिसाब से मिलेगा आपको जो भी राशन मिलेगा, अमाउंट कम मिलेगा। राशन कार्ड वाले ये नहीं डिसाइड करके कम मिलेगा, आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका राशन में कोटा है। क्वालिटी एक हो सकता है, बट क्वालिटी इज नॉट दैट अ कंसर्न। कौन कौन गया यहाँ पे राशन के शॉप्स में? क्या वो हमेशा खुला होता है? मतलब आज आप गए, कल पता नहीं बंद रहेगा, आप भाई साहब लाइन लगा के खड़े हुए, तो वैसा बंद ही है, क्या बोल सकते हैं? ठीक, कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है कभी, हाँ है ना भाई, है ना, सब जगह होना जरूरी है, सब जगह होगा, सारे वार्ड्स में होगा। तो आप अगर देखोगे वहाँ पे कभी खुला है कभी बंद है, ये ऐसा होता है, आपको मालूम ही नहीं कभी बंद है, ठीक है, यू वुड नॉट नो। आप भाई साहब डी मार्ट में जाते हैं तो आपको मालूम है कि भाई साहब सुबह 9 बजे से लगभग रात के 9 बजे तक ये खुला ही मिलेगा मुझे, है ना, हर दिन खुला मिलेगा मुझे, ठीक है। तो दैट इज़ देयर। हाँ, कोरोना में उन लोग सुबह एक घंटा खोलते थे भाई साहब, 6 से कुछ 7 बजे। मैं कलम्बोली में गया था, अरे बाप रे बाप, तो कोरोना के टाइम पे कलम्बोली में उन लोगों ने सुबह 6 बजे से 8 बजे का टाइम दिया था मार्केट्स का, डी मार्ट में। तो हम तो भाई साहब राशन लेने गए, मेरे को 45 मिनट रुकना पड़ा, मतलब इतना ज़्यादा क्राउड है, वो क्राउड निकलेगा तब जाके हमको एंट्री मिलेगी। तो 2 घंटे में कभी कभी हमारा नंबर ही नहीं आता था, तो 2-3 दिन तो मैं वापस आया, फिर नंबर लगा, फिर जाकर आया। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन आप समझिए यही चीज़, ये तो मतलब इमरजेंसी सिचुएशन लाइक कोरोना में हुआ था, यही चीज़ राशन की दुकानों में भी होता है। राशन की दुकान में जब चाहे उन लोगों ने बंद कर दिया भाई साहब, पब्लिक भाई साहब जब उनको दिख रहा, अरे बाप रे बहुत लाइन आ गई है भाई साहब, बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत लोगों को अनाज देना पड़ेगा, ले बंद कर दे, ठीक है, कर दिया बंद, क्या कर लोगे, ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकते हम। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसके वजह से आप वहाँ पे जाना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। यू वुड रादर गो टू सम प्लेस वेयर यू कैन गेट अ शॉर्ट ग्रेन्स विथ मे बी पेइंग अ हायर अमाउंट ऑफ प्राइस, ठीक है। ओके, सो ये एक रीजन हो गया भाई साहब। अ सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया आर स्टिल विदाउट फूड, एक्सप्लेन व्हाई, बिकॉज ऑफ द
ineffectiveness of FCI and because of the ineffectiveness of PDS. ठीक है, ineffectiveness of FCI because FCI is not purchasing the grains in the required amount. The farmers are taking advantage of the ever increasing price of MSP, ठीक है, minimum support price, and they are forcing government to take more out of them, and government is losing approximately 2000 crores every 3 years in storing or transporting the grains. That much amount of grains are lost, ठीक है, without it getting effective. तो ये आपका FCI का इनफेक्टिवनेस हो गया। दूसरा आपका हो गया भाई साहब PDS का इनफेक्टिवनेस। तो PDS की इनफेक्टिवनेस स्टैट्स प्रूव कर रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1 kg पर पर्सन पर मंथ इज कंज्यूम्ड एज ग्रेन्स ऑल ओवर इंडिया, एंड इन पुअर स्टेट्स लाइक बिहार, उड़ीसा, वी सी दैट इट्स ओनली 300 grams, ठीक है। Maybe in states like Tamil Nadu and we see somewhere around 3 to 4 kg. But these stats confirm that the public distribution system is not effective because more and more people are trying to buy the grains from outside at a higher price rather than availing the benefits of getting it at a lower price from PDS. ठीक है, क्लियर है? हाँ, क्या क्या एक्शन लोगे? क्या एक्शन लोगे बताओ? मेरा पेट दुख रहा था भाई साहब, क्या एक्शन लेंगे हम? उनका आँख दुख रहा है, वो पीछे बैठे, मैं क्या एक्शन लूँ अभी? उनका सर दुख रहेगा, मैं आज एब्सेंट रहूँगा, क्या एक्शन लूँ? तो जब से बंद कर दिया वो बोलेगा ना भाई, मैं कोई भी इंसान अगर वो उसका शरीर नहीं दे रहा है तो वो एब्सेंट हो ही सकता है। आई एम नॉट एबल टू, तो आप बैठ जाओ, फिर गवर्नमेंट के ऑफिशियल आएंगे, आप बैठ जाओ भाई साहब, मैं जाता हूँ घर, वो और परेशानी हो जाएगी, है ना। तो जिनको ऑथराइज किया है वो बोल रहे कि भाई मेरी तबीयत खराब है, क्या कर लोगे तुम अभी बताओ? गवर्नमेंट जॉब भी अगर तुम करते होगे और तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो गवर्नमेंट कुछ बोल नहीं सकती ना, लेकिन अंदर ही अंदर हमको मालूम है ये झोल चल रहा है ना। वेस्ट होने नहीं देंगे ना, ब्लैक मार्केट में बेच देंगे ना उसको। जब मुझे दिख रहा है कि मेरे पास भाई साहब 10 kg राइस है और ये लंबी लाइन लगी हुई है, तो अगर मैं आज का दिन खुला रखूं तो ये 10 kg भाई साहब खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूंगा? बंद कर दूंगा, है ना। 4-5 kg देकर भाई साहब जब तबियत खराब हो खत्म, ठीक है। अभी दूसरे दिन पब्लिक जो खड़ी थी, अभी 100 पब्लिक आज खड़ी हुई है, ठीक है, राशन लेने के लिए। दूसरे दिन वो 100 के 100 ही रहेंगे, उसमें से तो भाई साहब 50 बोलेंगे रोज रोज भाई साहब राशन की लाइन में खड़े रहें या अपना कामकाज भी निपटाएं, तो 50 हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा खोला, फिर बंद कर दिया। तीसरे दिन भाई साहब 25 ही रह जाएंगे, और चौथे दिन भाई साहब 10 रह जाएंगे। चौथे दिन 10 kg दे दो, 90 kg बच गया, इसको भाई साहब 10 kg का ऑल्ट्रेशन करके भेज दो, इसको क्या जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, लोग थक जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। राशन की लाइन में खड़ा रहना, और कहीं भाई साहब किसी मॉल में गए, आप फटाफट भाई साहब पैकिंग करो ले आओ भाई साहब, आप अपना काम काज देखोगे कि सारा दिन राशन की लाइन में खड़े रहोगे। लाइन से कोई चीज़ लेना भाई साहब, अभी तो वो उस सिस्टम में हम रहे ही नहीं। एक टाइम था जब आप बिजली का बिल भी लाइन लगा कर भरते थे, आज की तारीख में तो ऑनलाइन हो रहा है ना सब कुछ। तो दीज सिस्टम्स हैव गॉन ऑफ। आप भाई साहब बैंक में भी जाते थे तो पैसे निकालने में और पैसा जमा करने में दोनों में लाइन लगता था। आज की तारीख में भाई साहब जीपे, फ़ोनपे, पता नहीं क्या क्या है, आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी से भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू गो इनटू दीज लाइन्स। तो अभी ये लाइन्स में लगना अभी पब्लिक के पेशेंस के बाहर हो गया है ना। इट इज़ नॉट नो लॉन्गर अभी भाई साहब खाने के लिए हम लाइन पे लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट बीइंग मैनेज प्रॉपर्ली। थ्रेट टू एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मतलब मेंटेनेबिलिटी। भाई साहब एग्रीकल्चर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इंक्रीज इन एमएसपी हैज इंड्यूस्ड फार्मर्स, ठीक है, टू डाइवर्ट लैंड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन्स लाइक जवार एंड बाजरा, ठीक है, जवार एंड बाजरा विच इज ऑफ स्टेपल फूड ऑफ द पुअर, टू द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट, ठीक है, पर्टिकुलरली इन फूड सरप्लस रीजन्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। तो भाई साहब पहले क्या होता था, ज्वार एंड बाजरा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था, ठीक है, ज्वार एंड बाजरा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था, लेकिन ज़्यादा करके ज्वार और बाजरा को आपके राशन की दुकानों में नहीं मिलता है ये, ठीक है। ज़्यादा करके आपका राइस, व्हीट जो स्टेपल प्रोडक्ट है वो मिलता है। तो अभी देखो किसान को दिख रहा है कि गवर्नमेंट एमएसपी अच्छा दे रही है भाई साहब, है ना। तो किसान देख रहा है भाई साहब मैं पूरे साल ज्वार और बाजरा को कल्टीवेट करके जितना पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है, उतने ही पैसों में मैं व्हीट और राइस प्रोड्यूस करके गवर्नमेंट को एमएसपी में बेचकर कमा सकता हूँ। गवर्नमेंट से मेरा रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा भाई साहब, टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और मैं इन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करूँगा। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि इंडिया जैसे एक पुअर स्टेट में, ठीक है, ज्वार और बाजरा एक न्यूट्रिशियस फूड है, मोर न्यूट्रिशियस देन व्हीट एंड राइस,
ठीक है। बहुत सारे जगहों पे ज्वार और बाजरा को खाया जाता है, वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है भाई साहब, पर्टिकुलरली इन फूड सरप्लस रीजन, दीज आर फूड सरप्लस रीजन, सो द फार्मर्स आर स्विचिंग ऑफ फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ज्वार एंड बाजरा एंड सेलिंग इट टू प्राइस। लेकिन प्रॉब्लम मतलब ज्वार और बाजरा का जो प्राइस है वो कम है, तो जितना इनका मार्केट प्राइस मिल रहा है लगभग उतना ही व्हीट और राइस का एमएसपी मिल जा रहा है किसान को। तो किसान क्या कर रहा है भाई साहब, व्हीट और राइस ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो पर्टिकुलरली इन द फूड सरप्लस रीजन्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, पीपल और फार्मर्स आर स्विचिंग फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ज्वार एंड बाजरा टू व्हीट एंड राइस, ठीक है, बिकॉज दे आर गेटिंग एमएसपी एट एन इंक्रीज रेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ज्वार और बाजरा का तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी। अभी देखो एग्रीकल्चर को सस्टेन करने के लिए आपको ना अलग अलग क्रॉप्स उगाते रहना चाहिए। जैसे समझो आपका ये ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द फार्मिंग ग्राउंड, यहाँ पे आपने व्हीट उगाया, अगले सीजन में भी आपने भाई साहब फिर से व्हीट उगाया, अगले सीजन में भी आपने फिर से व्हीट उगाया। जब आप व्हीट उगा रहे हो तो लगभग वही टाइम पे आप सेम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई कर रहे हो, तो वो जो फर्टिलाइजर है वो खेत आपका जो है वो धीरे 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 व्हीट के लिए बंजर होता जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है। हम इसको रिप्लेनिश कैसे करते हैं, किसी दूसरे क्रॉप को लगाकर। यू हैव स्टडीड दिस इन साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, शायद आपका 8th में एक चैप्टर हुआ करता था, उसमें आपने पढ़ा कि कैसे क्रॉप में हमको रोटेशन करते रहना चाहिए। मतलब जो अच्छा फार्मर होगा वो भाई साहब अभी समझ लो व्हीट और राइस उगा रहा है, लेकिन व्हीट और राइस कल्टीवेशन के बाद वो कोई लेट्स से पालक उगाएगा या कोई छोटा मोटा प्लांट उगाएगा जिससे भाई साहब सॉइल में नरिशमेंट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये रोटेशनल हो ही नहीं रहा है, ठीक है। पीपल आर जस्ट अंडरगोइंग व्हीट और राइस। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं होगा। कुछ सालों बाद क्या हो जाएगा, ये ज़मीन बंजर हो जाएगी, ना ही उसमें आप व्हीट उगा पाओगे, ना ही राइस और ना ही ज्वार और ना ही बाजरा। अगर आपने क्रॉप रोटेशन किया होता तो इस चीज़ को कर पाते थे, लेकिन ज़्यादा एमएसपी के चक्कर में या ज़्यादा एमएसपी के लालच में किसान रेगुलरली एक ही टाइप का क्रॉप भाई साहब उगाता जा रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस हैज लेड टू इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन द कल्टिवेशन ऑफ राइस। अभी भाई साहब राइस में बहुत सारा भाई साहब पानी लगता है, ठीक है। फर्दर दिस हैज लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड फॉल इन द वाटर लेवल। ज़्यादा पानी लगता है राइस के कल्टिवेशन में, ठीक है, तो फॉल इन द वाटर लेवल और डिग्रेडेशन, थ्रेटनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन दी स्टेट। तो यहाँ पे भाई साहब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट तभी होगा जब आप अलग अलग टाइप के क्रॉप्स अलग अलग सीजन्स में उगाएंगे, तब ज़मीन की उपजाऊता भी बढ़ेगी और ज़मीन के जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। मैल प्रैक्टिसेस मतलब झोल झाल करना, ठीक है। मैल प्रैक्टिसेस मतलब झोल झाल करना किसमें, पीडीएस में। डाइवर्टिंग द ग्रेन्स टू ओपन मार्केट टू गेट बेटर मार्जिन। भाई साहब 10 किलो निकाल लिया, 10 किलो का कंकर डाल लिया और इसी 10 किलो को भाई साहब ओपन मार्केट में बेच दिया, ठीक है। पीडीएस डीलर्स एंड समटाइम्स फंड रिजॉर्टिंग टू मैल प्रैक्टिसेस लाइक, ये हो गया डाइवर्टिंग, सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन्स और एट राशन शॉप। तो पुअर क्वालिटी के ग्रेन्स कभी कभी बेचे जाते हैं। दिस इज वन फैक्टर इन विच पीपल आर नॉट मतलब प्रिफरिंग टू बाय फ्रॉम पीडीएस, ठीक है। ये एक और फैक्टर है जिसके वजह से लोग भाई साहब पीडीएस से नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स मिल रहा है, ठीक है। इरेगुलर ओपनिंग ऑफ द शॉप्स, ये जैसे मैं आपको बता रहा था, बंद किया, अरे भाई साहब बहुत पेट दुख रहा है आज के लिए बंद, ठीक। मुझे देखा भाई साहब 100 लोग लगे हुए हैं लाइन पे, अगर 100 लोगों को मैंने अनाज डाल दिया तो पूरा राशन का शॉप ही खत्म हो जाएगा। मैं कल कैसे प्रॉफिट कमाऊंगा, मेरे को तो सैलरी मिल रही है, तो मैं आज के लिए बंद कर देता हूँ, आज के लिए 2 दिन के लिए और बंद कर देता हूँ, कोई देने का नहीं, ठीक है। इरेगुलर ओपनिंग ऑफ द शॉप, जिसकी वजह से देखो भाई साहब ऐसे लोग कतार में खड़े रहते हैं और वही बेचारे वापस चले जाते हैं। ऐसा 2 दिन कोई कतार में खड़ा रहेगा या आपका भाई साहब ऐसे 2 दिन कोई लाइन में खड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली वो भटक जाएगा, है ना। वो बोलेगा भाई साहब इससे अच्छा मैं कहीं शॉप से ही ले लूँ, ठीक है, थोड़ा हाई प्राइस पड़ेगा लेकिन कम से कम मिल तो जाएगा, मेरे घर में चूल्हा तो जल जाएगा, बच्चे भूखे तो नहीं सोएंगे, ठीक है। सो ये सब तमाम चीज़ें हम सोचते हैं, ठीक है। When ration shops are unable to sell, a massive stock of food grain piles up with the FCI। तो आपके भाई साहब बहुत बड़ा एक फूड ग्रेन का स्टॉक FCI में पाइल अप होता रहता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स इन डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी, तो आपका देखो ये एक और प्रॉब्लम है, अलग अलग राशन कार्ड के रंग के हिसाब से अलग अलग रेट्स पे आप अलग अलग लोगों को राशन अवेलेबल कराते हैं, है ना। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज APL, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज BPL। तो ये अलग अलग राशन कार्ड्स हैं और इन अलग अलग राशन कार्ड्स में आप अलग अलग रेट से क्या करा रहे हैं भाई साहब, लोगों को राशन अवेल करा रहे हैं, है ना, ठीक है।
तो डिफरेंशियल पॉलिसी, अर्लियर एवरी फैमिली पुअर एंड नॉन पुअर had a ration card with a fixed quota of items such as rice, wheat, sugar, etc. हर एक फैमिली को सेम था, हर एक फैमिली को अपने फैमिली साइज के हिसाब से, 4 आदमी तो 4 आदमी, 6 इंसान तो 6 इंसान, 8 इंसान तो 8 इंसान, जैसे भी होगा उसके हिसाब से कोटा था, ठीक है, किन किन चीज़ों का, राइस, वीट, शुगर, केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा, ठीक है। अभी क्या हो गया भाई साहब, दीज वेर सोल्ड एट द सेम लो प्राइस टू एवरी फैमिली, सबके लिए भाई साहब प्राइस फिक्स था। अभी क्या हो गया है, प्राइसेस आर डिफरेंट नाउ विद द TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम of 3 different prices. Each family above the poverty line gets very little discounts at the ration shop. तो above the poverty line जो लोग भी हैं उनको उतना डिस्काउंट नहीं मिलता है जितना बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को मिलता है। तो इससे क्या हो रहा है भाई साहब, above पॉवर्टी लाइन वाले they will prefer to buy ration from the nearby areas। समझ में आ रही है, क्योंकि कौन भाई साहब लाइन में खड़े होकर थोड़ा सा ही पैसा बचा है, अगर पैसा बचना ही तो अच्छा खासा बचे, है ना। तो जो लोग above द पॉवर्टी लाइन, अभी धीरे धीरे हमारा APL की कैटेगरी बढ़ती जा रही है, इंडिया में इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, इंडिया में इकोनॉमी और स्ट्रांग होती जा रही है। सो ऑब्वियसली पीपल हु आर अबव पॉवर्टी लाइन, दैट अमाउंट ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड इफ दैट इज इंक्रीजिंग सो व्हाट विल हैपन, सो पीपल विल प्रेफर टू बाय इट फ्रॉम अ नियर बाय शॉप rather than टू विजिट अ राशन शॉप एंड स्टे इन द क्यू फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। इन द मार्केट राइस वॉज अवेलेबल एट ₹10 kg देन, ठीक है, अबव पॉवर्टी लाइन को कितने में मिल रहा है, 7 में, ठीक है। अबव पॉवर्टी लाइन वाला इंसान सोचेगा भाई साहब 3 रुपए बचाने के चक्कर में मैं 4 घंटे से लाइन में खड़ा हूं, है ना, इससे अच्छा मैंने काम कर लिया तो 400 रुपए कमा लिए होते, है ना, कोई काम पे लग गया तो ऐसे ही सोचेगा ना वो, ठीक है। अबव पॉवर्टी लाइन वाला इंसान देख रहा है कि मार्केट में जो राइस 10 रुपए में अवेलेबल है वही राशन शॉप में 7 रुपए में अवेलेबल है, मैं पिछले 3 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ, ठीक है, और मैंने कितने बचा लिए भाई साहब, पर केजी में 3 रुपए बचा लिए। यही भाई साहब 3-4 घंटे का मैंने काम कर लिया होता तो शायद शहरी इलाके में 300-400 रुपए कमा लिए होते मैंने, ठीक है, ऐसा ही सोचेगा वो। तो माई स्टैंडिंग इन द क्यू टू अवेल राशन वुड बी अ लॉस, रादर आई वुड यूटिलाइज माई टर्म इन टाइम इन जनरेटिंग मनी एंड अवॉइडिंग दिस लॉस, ठीक है। तो ये एक तरीका हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन को फायदा हो सकता है क्योंकि भाई साहब 10 रुपए की चीज उसको 3.5 रुपए में मिल रही है। द प्राइस फॉर APL फैमिली इज ऑलमोस्ट एज हाई एज ओपन मार्केट प्राइस, बट द प्राइस फॉर BPL फैमिली इज प्रीटी लो, ठीक है, सिर्फ 35% है। सो देर इज लिटिल इंसेंटिव फॉर देम टू बाय दीज आइटम्स फ्रॉम द राशन शॉप। तो राशन शॉप से भाई साहब इसके लिए भाई साहब इसका रेमेडी क्या हो जाएगा, व्हाट कुड बी द रेमेडी, व्हाट कुड बी द रेमेडी, इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ठीक है, जो आपके अबव पॉवर्टी लाइन है वो ज्यादा पैसा नहीं बचा पा रही है लेकिन टाइम उसका उतना ही आ रहा है, बिलो पॉवर्टी लाइन अच्छा खासा पैसा बचा रही है, तो इनके पास ये कोशिश करेगी कि ज़्यादा के ज़्यादा राशन हम राशन शॉप से अवेल करें। लेकिन ये जो एक बड़ा चंक है जो राशन नहीं ले रही है और नियर बाई मार्केट से ले रही है, तो इनका हम क्या करेंगे, तो ये जो फूड ग्रेन है वो तो वापस जाएगा FCI को और वो भाई साहब क्या होगा, वेस्ट होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाए, जो बचा है नहीं, बचा हुए को मार्केट में नहीं बेच सकते, एक बार वो MSP में बेचा है तो वो फिर से मार्केट प्राइस में नहीं आ सकता। ज़्यादा दुकान डालने से शायद प्रॉब्लम का सोल्यूशन आएगा, लेकिन जितनी ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा पगार भी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा भाई साहब स्टोर हाउस भी होगा तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा उसमें। ऑलरेडी गवर्नमेंट MSP में लॉस में है, मतलब 15 रुपये का वो परचेज कर रही है और 3 रुपये में बेच रही है, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी लॉस में है। तो अभी और ज़्यादा शॉप्स अगर अवेल करवाएगी तो उतने लोग रखने पड़ेंगे, उतना ही एरिया लेना पड़ेगा, तो उसमें खर्चा बढ़ेगा, उसमें और ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। तो व्हाट कुड बी डन, नहीं मैं अरे देखो कमी ज़्यादा तो ये तो डिपेंड करता है कितनी पब्लिक ले रही है। अगर आप देखोगे APL नहीं ले रहा है तो APL के लिए रखना ही क्यों। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब 4 या 5% लोग ही APL वाले शायद राशन शॉप से राशन ले रहे हैं, तो उनके लिए रखना ही क्यों, वाई डू इंटेंड टू गेट। तो गवर्नमेंट अगर उनको टारगेट नहीं करेगी तो सिर्फ BPL को टारगेट करेगी, अगर BPL को टारगेट करेगी तो उतना ही अनाज वो फार्मर से खरीदेगी, जिससे गवर्नमेंट का भी लॉस बचेगा। 3 करोड़ का लॉस भाई साहब 3 साल में कोई खाने का काम नहीं है। 2 करोड़ का लॉस आपने 3 साल में देखा, सिर्फ 2000 करोड़ का लॉस भाई साहब 3 साल में फूड ग्रेन्स में गवर्नमेंट को गिर रहा है, ठीक है। तो अगर सिर्फ BPL वाले पब्लिक के लिए ही अनाज परचेज किया जाए और उन्हीं को दिया जाए, so it serves the purpose, ठीक है। why to make it available for APL, because any which ways APL is not buying these। और इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है, क्योंकि इतना गवर्नमेंट मान कर बैठी है कि इतना भाई साहब PDS से डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन नहीं हो रहा है।
ठीक है, 2000 करोड़ का लॉस, ठीक है, इन 3 सालों में। सो इनएफिशिएंट, ये समझ में आ रहा है भाई साहब, मैल प्रैक्टिसेस इन पीडीएस, प्रॉब्लम्स इन डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी। तो इनएफिशिएंट एफसीआई क्या हो गया भाई साहब, इनएफिशिएंट एफसीआई क्यों हो रहा है, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए फटाफट, इनएफिशिएंट एफसीआई क्यों हो रहा है? हाँ नहीं नहीं नहीं, इनएफिशिएंट एफसीआई किस लिए है? व्हाट वाज द रीजन फॉर इनएफिशिएंट एफसीआई? अरे एफसीआई भाई साहब, एम मार्केट आपका जो एम आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसको हर साल इंक्रीज करती जा रही है, इसको हर साल इंक्रीज करती जा रही है, तो किसान आपका सारा इसको ही बेच रहा है, ठीक है, जिसके वजह से बहुत सारा मतलब मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट गवर्नमेंट के पास आ रहा है। जितना पीडीएस में वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है उससे ज़्यादा वो खरीद रही है, क्योंकि लोग इसको बेच रहे हैं, ठीक है, लोग इसको खुशी खुशी बेच रहे हैं, जिसकी वजह से वैसे गवर्नमेंट के पास ओवर स्टॉक होता जा रहा है। आपने देखा भाई साहब बफर स्टॉक कितना है और ओवर स्टॉक कितना है? बफर स्टॉक कितना होना चाहिए 20 और आपका भाई साहब 65 तक चला गया है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट फालतू का इतना खर्चा कर रही है और गवर्नमेंट को 3 साल में अब 2000 करोड़ का लॉस गिर रहा है, ठीक है। तो ये आपका इनएफिशिएंट एफसीआई हो गया। दूसरा भाई, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए भाई साहब, एमएसपी को लॉक कर दो 5 साल के लिए, इतना ही एमएसपी मिलेगा, हर साल बढ़ाते मत रहो, किसान खुद ब खुद डिस्करेज हो जाएगा और वो ओपन मार्केट में ज्यादा ग्रेन बेचने की कोशिश करेगा, जिससे ओपन मार्केट में भी प्राइस कम होने के चांसेस होंगे। तो वो एपीएल जो आपसे पीडीएस में ग्रेन नहीं ले रहा होगा उसके भी पैसे बच जाएंगे जब वो ओपन मार्केट से ग्रेन खाएगा, ठीक है। थ्रेट टू एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि भाई साहब ज्वार बाजरा ये सब किसानों ने अभी बंद कर दिया है, क्यों? क्योंकि इनको व्हीट और राइस में ज्यादा एमएसपी मिल रहा है, तो सारे किसान अभी व्हीट और राइस क्रिएट किए जा रहे हैं, और व्हीट और राइस में कंपैरेटिवली ज्यादा पानी लगता है, ज्यादा फर्टिलाइजर लगता है, लेकिन एक ही टाइप के क्रॉप प्रोडक्शन में आपका क्या होगा भाई साहब, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता रहेगा, उस फसल की उपजाऊता दिन ब दिन कम होती रहेगी, ठीक है। इनएफिशिएंटनेस ऑफ पीडीएस, इनएफेक्टिवनेस ऑफ पीडीएस, भाई साहब पीडीएस को जितना स्टोरेज करना है, कितना भाई साहब लोगों तक पहुंचाना है, ये सब आपके इनएफेक्टिवनेस हो गए। मैल प्रैक्टिसेस हमने देखा भाई साहब क्या क्या है, दुकान बंद करके बैठे हुए हैं भाई साहब, तो ब्लैक मार्केटिंग में आप बेच रहे हैं इसको, ठीक है, ये सब आपके मैल प्रैक्टिसेस हो गए। प्रॉब्लम्स इन डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी, डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी मतलब क्या हो जाएगा, एपीएल ज्यादा बेनिफिट नहीं उठा पा रहा है, बीपीएल अच्छा खासा बेनिफिट उठा पा रहा है, तो एपीएल के रखना ही क्यों, ठीक है, वाई टू वेस्ट सो मच ऑफ अमाउंट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो these are things. What are the problems of functioning of ration shops? Most of the times they are closed, ठीक है, and they will not declare why they are closing. They will say that the person who is involved there is not well, so it's closed, ठीक है। दूसरा क्या है भाई साहब, मैल प्रैक्टिसेस हो सकते हैं इनके, they can sell the grain off at a higher price in the market and earn more profits, ठीक है। नहीं 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 नहीं, एक ही दुकान होता है, राशन शॉप एक ही होता है, तुम्हारे कार्ड के हिसाब से भाई साहब तुमको राशन मिलता है, तो व्हाइट कार्ड है या ऑरेंज कार्ड है, इस तरीके से आपको राशन मिलेगा, अलग अलग दुकान नहीं होगा। एपीएल और बीपीएल के लिए अगर अलग अलग दुकान हो जाए तो वो भी अच्छा सोल्यूशन है। हाँ, तो अगर आपका भाई साहब अलग अलग दुकान हो जाए तो दैट कुड ऑल्सो बी अ गुड सोल्यूशन। एपीएल में आप कम अनाज रखो, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं आने वाले, वहाँ पे कम अनाज रखो, बीपीएल में ज़्यादा अनाज रखो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग पेल करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल तो वो तो नहीं है, लेकिन राशन कार्ड मतलब राशन की दुकान एक ही होती है, वो आपके कार्ड के हिसाब से मिलता है, ठीक है। Role of cooperatives in food security. The cooperatives are also playing an important role in food security in India, especially in the southern and western parts of the country. So बहुत सारे cooperatives हैं, जैसे आपका जितना भी मिल्क आता है आपको सब कोऑपरेटिव से आ रहे हैं। अमूल एक कोऑपरेटिव है, वराना एक कोऑपरेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा हुआ है देखो कि किसान जो हैं या जो भी एग्रीकल्चर में लोग हैं, जो भी गाँव खेड़े में लोग हैं, उन्होंने देखा कि भाई साहब हमारे गाँव में इतना दूध प्रोड्यूस हो रहा है, सो वाई नॉट वी फॉर्म अ कोऑपरेटिव। तो हम एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं, सारे किसान मिलकर भाई साहब एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं, और उस कोऑपरेटिव में सब अपना दूध डाल कर डालते हैं, उसको पास्चराइज करते हैं, उसको प्रॉपरली उसको भाई साहब एक्सपोर्ट कर मतलब उसको शहर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से कोऑपरेटिव में जैसे लिज्जत पापड़ एक कोऑपरेटिव है, महिला संगठन का एक भाई साहब कोऑपरेटिव हो गया। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो घर का काम काज करते करते इस बिजनेस को कर रहे हैं, उन लोग भाई साहब पापड़ दे रहे हैं और पापड़ भाई साहब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये सारे कोऑपरेटिव्स हैं। कोऑपरेटिव्स ने भी एक बहुत अहम भूमिका निभाई है किसमें, फूड सिक्योरिटी में, ठीक है। फूड सिक्योरिटी में द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइस गुड्स टू पुअर पीपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ ऑल फेयर प्राइस शॉप्स रनिंग इन तमिलनाडु अराउंड 94% आर बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव्स। तो जितने भी आपके फेयर प्राइस शॉप्स हैं, व्हाट आर दीज फेयर प्राइस शॉप्स? ये फेयर प्राइस शॉप्स हैं कौन?
अरे भाई साहब राशन की दुकान ही है, ठीक है। तो ज़्यादा करके 94% आपके कोऑपरेटिव्स लोग चला रहे हैं इसको, ठीक है। ये कोऑपरेटिव्स लोग इनको चला रहे हैं, ठीक है। सो इन कोऑपरेटिव्स लोगों का भाई साहब इन दिल्ली मदर डेयरी इज मेकिंग स्ट्राइड्स इन प्रोविजन ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल्स टू द कंज्यूमर। मदर डेयरी का भाई साहब यहाँ पे भी मिल्क मिलता है, तो ये भी एक कोऑपरेटिव है। वराना एक कोऑपरेटिव है, अमूल कोऑपरेटिव है, ऑल दीज आर बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब बहुत लोगों ने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है। सो बहुत लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें जुड़े हैं, कोई अकेला प्रॉफिट नहीं कमा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो बहुत लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें जुड़े हुए हैं। अमूल इज अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव्स इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम गुजरात, ठीक है। सो इट हैज बॉट अबाउट द व्हाइट रेवोल्यूशन इन द कंट्री। व्हाइट रेवोल्यूशन कैसा है भाई साहब, देखो पहले क्या होता था, विलेजेस में मिल्क प्रोडक्शन बहुत हाई है ना। गांव खेड़े में भाई साहब अब यहाँ पे कौन भैंस रखने वाला है, ऑब्वियसली आप नहीं रख सकते, गाय भैंस यहाँ पे नहीं पाल सकते, है ना। सो शहर है, शहर के रेगुलेशंस अलग अलग हैं। विलेजेस में जो गाय भैंस पाला जाता था, लेकिन शहर में गाय भैंस का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ का दूध भाई साहब सरप्लस में है और यहाँ पे दूध है ही नहीं, ठीक है। और ज़्यादा करके इंडिया में भाई साहब वेजिटेरियन डाइट है, ठीक है। मोस्टली पीपल आर वेजिटेरियन, ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडिया इज वेजिटेरियन स्टिल, ठीक है। और उनके लिए मिल्क एक न्यूट्रिशन वैल्यू है, ठीक है। मिल्क भाई साहब आपका एक न्यूट्रिशन वैल्यू है, मिल्क में से आपको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। ये मिल्क कैसे पहुंचे, तो यहाँ पे क्या होता था, बहुत बड़े पैमाने पे गांव वाले दूध इकट्ठा करके उसको भाई साहब मिल्क को पहुंचा रहे हैं, कहाँ पे, शहर तक पहुंचा रहे हैं, जिसको इफेक्टिवली पास्चराइज करके स्टोर करके रखा जाता है। आप जो दूध का पैकेट भाई साहब किसी दुकान से लाते हैं वो आज का निकाला हुआ दूध नहीं है भाई साहब, ठीक है। बट इट इज स्टिल प्रिजर्व्ड बिकॉज प्रिजर्वेटिव्स हैव बीन एडेड एंड प्रॉपर केयर हैज बीन टेकन। सो हो सकता है वो 3-4 दिन पहले का दूध हो, हाँ उसमें एक एक्सपायरी डेट जरूर रहेगी, ठीक है। एज पर द प्रिजर्वेटिव्स एडेड देयर विल बी एन एक्सपायरी डेट टू दैट मिल्क। हाउएवर दैट मिल्क हैज नॉट बीन टेकन आउट फ्रॉम द कैटल टुडे, इट हैज बीन टेकन आउट क्वाइट सम टाइम अगो व्हिच इज रीचिंग यू, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इफेक्टिवली यूजिंग साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब ये हुआ व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ था भाई साहब, दो तरीके के रेवोल्यूशंस इंडिया में हुए थे टू डिसॉल्व द फूड क्राइसिस। वन वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द अदर वाज द व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते क्या हुआ भाई साहब कि हमारे क्रॉप्स जो हैं उनको एडिक्वेटली प्रोड्यूस किया गया, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स हमने यूज़ किए, प्रॉपर इरिगेशन हुआ, मैकेनाइज्ड फार्मिंग हुई। इन सब से भाई साहब आपका तो कम से कम 8 बार घड़ी देख चुका है। क्यों मालूम है? क्योंकि तेरे को आदत नहीं है, अभी अभी तूने चालू किया है, 2-3 दिन हुआ है शायद, रेगुलरली आ रहा है। अगर तेरे को आदत होती तो उस तरफ भाई साहब मुड़ मुड़ के ना देखता था, वो तो जब जितना टाइम है उतने में ही जाएगा ना भाई। थोड़ा पढ़ाई लिखाई का आदत डाल लीजिए, बहुत दूर भाग रहे हैं आप, और आपकी ये भाग दौड़ कहाँ तक जाएगी मुझे नहीं मालूम। इट हैज़ ब्रॉट अबाउट द वाइट रेवोल्यूशन इन द कंट्री। तो आपका भाई साहब वाइट रेवोल्यूशन इन द कंट्री, तो मिल्क को सब प्रॉपर सब जगह तक पहुंचाना, ये था व्हाइट रेवोल्यूशन का काम। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, जितने भी आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये पर्याप्त मात्रा में लोगों तक पहुंचाने का काम भाई साहब व्हाइट रेवोल्यूशन का था। सो हैव वी अंडरस्टूड व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाट इज व्हाइट रेवोल्यूशन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन ने बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया के फूड क्राइसिस को न्यूट्रलाइज किया है, अलॉन्ग विद गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, ठीक है। तो अलॉन्ग विद गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अ लॉट हैज़ बीन न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।